अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से आज का लेक्चर है। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास ये चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, इसके अंदर हमने डिस्कस क्या करना है, इसके अंदर हमने पढ़ना क्या है, इसके अंदर जो है हमने सिंपली इतना देखना है कि बुनियादी हुकूक जितने भी सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं उनके क्या क्या बुनियादी हुकूक हैं। आर्टिकल 8 से लेके 28 तक बताता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और फिर आगे हमारे पास जो आर्टिकल 29 से आर्टिकल 40 तक जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। अब देखें बेसिक जो डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स का और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का, अक्सर स्टूडेंट्स को इसकी हाव नाव नहीं है। इसकी हाव नाव किस तरीके से होगी, क्या जो है तरीक़ेकार है कि हमें ये डिफरेंस पता चल जाए कि फंडामेंटल राइट्स में और हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स मींस के दोज राइट्स विच हैव बीन ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी क्या है कि वो पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बनाएगी या गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। मतलब कहने का मकसद सिंपली इतना है कि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किसको मिले? ये मिले आपके सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को। और जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ हैं पॉलिसीज़ बनाएगी किसके लिए? गवर्नमेंट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 8 से। आर्टिकल 8 जो हमारे पास आर्टिकल 8 है वो क्या कहता है? लॉज कंसिस्टिंग विद डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। in derogation in consistence of fundamental rights to be void। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 8 ने हमें सिंपली इतना बता दिया कि अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट यानी बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ वर्जी करता है, या कोई भी फॉर एग्जांपल 2024 है, 2024 के अंदर अगर कोई भी कानून पास हो जाता है जो कि वायलेशन कर रहा है, किसकी वायलेशन कर रहा है? वो वायलेशन कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स को। तो फंडामेंटल राइट्स की जो भी वायलेशन करेगा, फंडामेंटल राइट्स की जो भी वायलेशन करेगा कोई भी लॉ, तो उस लॉ को वाइड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? उस लॉ को वाइड कर दिया जाएगा। फिर फर्दर हमें क्या बताया? फर्दर जो है हमें सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, आर्टिकल 9, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन क्या मकसद है इसका? इस आर्टिकल का मकसद, इस आर्टिकल का मतलब सिंपल इतना है कि हर शहरी को सिक्योरिटी दी जाएगी। किस तरीके कार की सिक्योरिटी दी जाएगी? कि एवरी पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी शख्स को, हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान की जो लाइफ है उसको डिप्राइव किया जाएगा, यानी उसको महफूज किया जाएगा। ठीक है। और लिबर्टी से महफूज किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप ये कहें, आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अगर किसी को सज़ाए मौत, फांसी दे दी जाए तो ये भी तो उसकी जो है लाइफ को एंड कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, आगे आप पढ़ें क्या लिखा हुआ है? सेव इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। क्या लिखा है? सेव इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, यानी कानून के मुताबिक। अगर लॉ में कहीं लिखा हुआ है कि इसकी लाइफ ले लेनी है तो उसकी लाइफ ले ली जाएगी, अदरवाइज हर सिटीज़न की लाइफ को क्या किया जाएगा? सिक्योर किया जाएगा। आर्टिकल 10 क्या बात करता है? सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब यहां से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, सेफ गार्ड, अरेस्ट एंड डिटेंशन से। सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन का मतलब क्या है? इस आर्टिकल के अंदर आपको सिंपली एक बात पढ़ने को मिलेगी, एक बात समझने को मिलेगी। वो कौन सी बात है? वो सिंपली ये है कि हर शहरी को जो अरेस्ट और डिटेंशन का राइट है वो मिला हुआ है। सबसे पहले तो ये देख लें कि हमारे पास, हर शहरी के पास हुकूक है कि उसको 24 घंटे से ज़्यादा, 24 आवर्स से ज़्यादा किसी भी शहरी को, किसी भी सिटीज़न को, किसी भी अरेस्टेड पर्सन को
डिटेन नहीं किया जा सकता। डिटेन का मतलब क्या है, उसको रखना, जेल के अंदर रखना। तो मतलब क्या है, एवरी सिटीजन हु हैव अरेस्टेड और डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अब ये सवाल लास्ट टाइम आया था कि कितने टाइम पीरियड के अंदर, यहाँ पर 1 डे भी लिखा हुआ था, 24 आवर्स भी लिखा हुआ था, और इससे हट के जो है 24 डेज भी लिखा हुआ था। देखिए, अगर जिसने बैरक पढ़ा होगा, जिस स्टूडेंट ने, जिस कैंडिडेट ने बैरक को छुआ भी नहीं होगा, और वो ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर से ही मुझे सारा कुछ समझ में आ जाए, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब तक आप बैरक को ओपन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि डिटेंशन के मतलब क्या है, अरेस्ट के मतलब क्या है, ठीक है, सेफ गार्ड के मतलब क्या है। तो यहाँ पर आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर आपने पहले तो ये याद रखना है कि एज पर आर्टिकल 10 सब क्लास 2 एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन इन कस्टडी, जिसको कस्टडी के अंदर रखा जाए, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट कर दिया। अब ये तो लाइन हमें क्लियर हो गई। फर्दर फिर क्या है, फर्दर फिर सब क्लास 4 भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंशन डिटेंशन शैल बी मेड एक्सेप्ट टू डील विद पर्सन्स इन मैनर प्रेजुडिशियल इंग्रेडिटी और सिक्योरिटी डिफेंस ऑफ पाकिस्तान इन पार्ट एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ supplies or services. Such law shall authorize detention for a person period of exceeding 3 months. अब 3 मंथ्स का भी जिक्र है आर्टिकल 10 के अंदर। कितने का जिक्र है? 3 मंथ्स का। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक तो 3 मंथ्स का जिक्र है, उसके अलावा 24 आवर्स का। तो इस आर्टिकल के अंदर आपको ये दो इंपॉर्टेंट लाइंस मिल जाएंगी। एक 24 आवर्स की मिलेगी सब क्लास 2 के अंदर, और 3 मंथ्स की मिलेगी सब क्लास 4 के अंदर। सब क्लास 4 अगर हम समझें तो सब क्लास 4 के अंदर सिंपली ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी को लिबरेट कर दिया, किसी को आज़ाद कर दिया 24 घंटों के अंदर अंदर, और उसके आज़ाद करने की वजह से आवाम को ख़तरा है, उसके आज़ाद करने की वजह से हो सकता है कि भगदड़ मच जाए, हो सकता है कि आवाम जो है वो आपस में लड़ भिड़े, अगर कुछ ऐसा खदशा है, ठीक है, गवर्नमेंट को, तो फिर गवर्नमेंट उसको 3 महीनों के लिए क्या कर सकती है, नज़रबंद कर सकती है। यहाँ पर फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स, ठीक है, मतलब उसको डिटेंशन में रखा जा सकता है 3 महीनों के लिए। तो ये क्या है, ये फॉर द पब्लिक रखा गया है। किसके लिए? कि आवाम में कोई जो है डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, इसीलिए ये पॉलिसी रखी गई। खैर, तो 3 मंथ्स का भी आपके सामने ये चीज़, नई चीज़ आ गई। उसके बाद फिर आ जाएं आप आर्टिकल 10A। आर्टिकल 10A का नाम बड़ा सुना होगा आपने कि सर आर्टिकल 10A है राइट ऑफ फेयर ट्रायल। 10A क्या है? राइट ऑफ फेयर ट्रायल। के जितने भी अरेस्टेड पर्सन है, जो भी शख्स, किसी भी शख्स को, किसी भी अक्यूज पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो उसके लिए फेयर ट्रायल का आगाज़ किया जाएगा। फेयर ट्रायल क्या है? फेयर ट्रायल क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि फेयर ट्रायल क्या होता है? देखें, फेयर ट्रायल का मतलब क्या है कि फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट ऑब्लिगेशन क्रिमिनल शैल बी डिटेन फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस, मतलब कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया जाएगा। क्या वर्ड यूज किया गया? ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस का मतलब ये कि जो कानून के तहत, मिसाल के तौर पे सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुए, ठीक है, जैसे ही एक जो है किसी अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंट किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, फिर फर्दर क्या हुआ, फिर फर्दर जो है उसको जुडिशल कस्टडी, जुडिशल कर दिया। जुडिशल करने के बाद, जेल कस्टडी में भेजने के बाद, फिर बेल के लिए आपने फ़ाइल कर दिया। बेल फाइल करने के बाद फिर आर्ग्यूमेंट्स हुए बेल के, ठीक है, फिर उसको बेल ग्रांट हुई 1-2 दिन के अंदर। तो ये क्या है? ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये फेयर ट्रायल है। अब देखिए, अक्यूज्ड, एक अक्यूज पर्सन है, वो अक्यूज तब तक अक्यूज्ड है जब तक उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं हो जाता। मतलब एक मुजरिम में और एक मुलजिम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे सोसाइटी क्या करती है, मुलजिम को मुजरिम करार दे देती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो है मज़ीद क्राइम की तरफ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। खैर, इतना टाइम नहीं है, इंशाल्लाह फिर किसी दिन क्रिमिनल ट्रायल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल 10A के अंदर आपने 2 वर्ड्स याद रखते हैं जो प्रीवियसली भी डिस्कस हो चुके थे। एक है सिविल राइट्स, ठीक है, सिविल राइट्स का वर्ड याद रखना है। सेकेंडली आपने क्या याद रखना है? सेकेंडली आपने वर्ड याद रखना है क्रिमिनल चार्ज। ठीक है, ये 2 वर्ड्स आपने आर्टिकल 10A के अंदर याद रखना है। फिर फर्दर क्या आ जाता है? आर्टिकल 11 स्लेवरी।
स्लेवरी के बारे में आर्टिकल 11 डिस्कस करता है स्लेवरी के बारे में। स्लेवरी, फोर्स लेबर एंड प्रोहिबिटेड। स्लेवरी इज नॉन एग्जिस्टेंट, प्रोहिबिटेड एंड नो लॉ शल परमिट इंट्रोडक्शन इनटू पाकिस्तान इन एनी फॉर्म। मतलब कि 14 साल से कम बच्चा जो है, आर्टिकल सब क्लास 3 के अंदर क्या लिखा गया है, 14 ईयर्स का जिक्र किया गया है कि 14 ईयर्स से कम अगर कोई बच्चा, उससे किसी भी किस्म का काम नहीं कराया जा सकता, या फिर इससे हटके अगर कोई भी शख्स है तो उससे हार्ड वर्क यानी फोर्सली लेबर नहीं किया जा सकता। फोर्स लेबर क्या होती है, मिसाल के तौर पे मेहनत मुशक्क़त करवाई और उसके बदले में उसको पे ऑफ नहीं कर रहे, ठीक है, उसके बदले में उसको किसी किस्म की कोई इनकम वगैरह नहीं दे रहे, ज़ोर ज़बरदस्ती उससे काम करवा रहे हैं, ये क्या है, ये है आपका फोर्स लेबर, ठीक है। फर्दर फिर आगे आ जाते हैं किसकी तरफ, आगे आ जाते हैं आर्टिकल 12 की तरफ। आर्टिकल 12 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 12 क्या बात करता है, रेट्रोस्पेक्टिव प्रोटेक्शन, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का बेसिक पर्पस क्या है। देखें, आज है मिसाल के तौर पे 1 तारीख चौथा महीना 2024 फॉर सपोज, और आज के दिन क्या होता है, एक हो जाता है मर्डर। और मर्डर इस तरीके कार का होता है कि उसकी हड्डियाँ, उसके गोश्त अलग अलग कर दिए जाते हैं, मतलब कि ऐसा मर्डर जो आज से पहले कभी हुआ ही ना हो। अब मर्डर हो गया 1 तारीख चौथा महीना 2024 के अंदर। फर्दर फिर क्या आगे क्या होता है कि आज की डेट पे जितने भी अवाम सड़कों पे निकल आती है और वो सारे के सारे ये कहते हैं कि इस शख्स को फांसी पे लटकाया जाए, और वो भी अवाम के सामने। अब जो 302 पाकिस्तान पेनल कोड है, उसके अंदर ऐसी कोई भी क्लास मौजूद नहीं है कि किसी शख्स को अवाम के सामने फांसी दी जाए, या फिर किसी शख्स को इस तरीके कार की सज़ा दी जाए कि आगे चल के कोई भी शख्स इस तरीके कार का ऑफेंस कमिट ना करे। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट ये कहती है कि अगर कोई शख्स आज के दिन कोई भी जुर्म करेगा, इस डेट पे अगर उसने कोई जुर्म किया, इस जुर्म के ऊपर अगर कोई लॉ बनाया जाता है फॉर सपोज 3 to 4 डेज़ के बाद, यानी कि 2 तारीख चौथा महीना 2024 को विद इन 2-3 डेज़ एक कानून पास हो गया, तो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का मतलब ये है कि इस डेट से पहले अगर कोई भी जुर्म हुआ होगा, इस डेट से पहले अगर कोई भी ऑफेंस हुआ होगा इस तरीके कार का, तो उनको ये सज़ा नहीं दी जाएगी इस तरीके कार की, बल्कि इस डेट के बाद अगर कोई भी शख्स ऐसा जुर्म करेगा तो उसको ये सज़ा दी जाएगी। अब देखें, एक होता है रेट्रोएक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव, और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। तो लॉ मस्ट बी प्रोस्पेक्टिव नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव सिंपल करता हूँ, बहुत ही आसान करता हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि एक शख्स आज के दिन जुर्म किया, जुर्म करने के बाद उसकी सज़ा मौजूद नहीं थी, तो उस शख्स को सज़ा नहीं मिलेगी। अगर चाहे तो 4 दिन बाद, चाहे तो 6 महीने बाद उस जुर्म की सज़ा हो जाए, उस जुर्म की सज़ा हो जाए, लेकिन उस शख्स को उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने जिस दिन जुर्म किया उससे पहले उसकी कोई सज़ा मौजूद नहीं थी, ठीक है। ये हो गया रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिकल 12 के अंदर क्या कह रहा है कि लॉ मस्ट बी प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर कोई शख्स जुर्म करता है, जुर्म करने से पहले अगर उसकी सज़ा मौजूद है तो उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। और एक होता है रेट्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव का मतलब ये जिस दिन कोई सज़ा हुई, जिस दिन किसी ने कोई जुर्म किया और उसी दिन कानून पास हो गया, तो उसको उस दिन से ही सज़ा मिलना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 तारीख 5वां महीना 2024 को एक कानून पास हुआ हुदूद लॉस का, तो रेट्रोएक्टिव ये कहता है कि इस दिन से ही ये कानून एप्लीकेबल हो गया, और इस दिन से अगर कोई शख्स जुर्म करेगा तो उस शख्स को सज़ा होगी। हो सकता है कि आपको जो है पजल्ड हो रहे हो आप, तो इसको बहुत ही सिंपल कर दूं कि लॉ मस्ट बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट retrospective punishment. No law shall authorize punishment of a person for act omission was not punishable by law for the time being omission for the offense by a penalty greater than, मतलब कि वही बात आ गई कि आपने जुर्म किया, आज से पहले सज़ा थी तो आपको सज़ा मिलेगी, आज से पहले सज़ा मौजूद नहीं थी तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, बस इतना याद रख लें। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपर्डी या फिर डबल पनिशमेंट और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 13 क्या बात करता है, सेल्फ
इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है और डबल जियोपर्डी का क्या मतलब है? अब इसका क्रॉस रेफरेंस सेक्शन 11 सीपीसी भी है, इसका क्रॉस रेफरेंस 403 सीआरपीसी भी है और 226 जर्नल क्लासेस एक्ट भी है। डबल जियोपर्डी का मतलब ये है कि एक शख्स अगर एक बार कोई जुर्म करे तो उसको एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं आएगी। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब कि एक शख्स ने एक जुर्म किया तो उसको एक बार उसकी सज़ा नहीं आएगी, ना ही उसको एक से ज़्यादा बार ट्रायल चलाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 14 क्या कहता है? डिग्निटी ऑफ मैन। द डिग्निटी ऑफ मैन सब्जेक्ट टू लॉ, प्राइवेसी होम शैल बी इनवायलेबल। नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। मतलब किसी शख्स को टॉर्चर वगैरह नहीं किया जाएगा। ठीक है। और जितने भी शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, उनको अपने बुनियादी हुकूक के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये भी राइट मिला है कि वो क्या करेंगे, इट मीन्स कि गवर्नमेंट उनको सिक्योर करेगी, उनकी पर्सनल लाइफ को सिक्योर करेगी। फर्दर फिर क्या आ जाता है? फर्दर फिर आ जाता है हमारे पास आर्टिकल 15 से ऑनवर्ड, जो सारे के सारे क्या हैं? फ्रीडम है। क्या है? फ्रीडम। अब आपको आगे फ्रीडम्स मिल रही हैं। अब एक बात बताएं आप सब के सब के, हमारे कराची के अंदर क्या है कि ओवर क्राउडेड हो चुका है कराची। अब कराची ओवर क्राउडेड हो गया है। कराची के अंदर जो शख्स, जो शहरी कराची के अंदर पैदा हुए वो कितने होंगे? मैक्सिमम 1 या 2 करोड़। और कराची की अभी करंटली जो आवाम है वो कितनी है? 4 करोड़ से ज़्यादा है। तो इंटीरियर से, पंजाब से, कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं रोज़गार ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर इनको कौन सा राइट मिला है जिसकी वजह से ये वहाँ से आ रहे हैं? ये है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। क्या है ये? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के एक शहरी पाकिस्तान का, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कहीं भी मूव ऑन कर सकता है, कहीं भी रह सकता है। सबसे पहले क्या है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट? एवरी सिटीजन शैल हैव अ राइट टू रिमेन सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन अ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है तो ठीक है, अदरवाइज उसके पास राइट है कि वो कहीं भी मूव ऑन कर सकता है। फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या कहता है कि हर सिटीजन के पास राइट है कि वो फ्रीली असेंबल हो सकता है। जो भी पीसफुल असेंबली है, मिसाल के तौर पे जितने भी धरने वगैरह हैं, अगर वो पीसफुल मीन्स में है तो वो फ्रीडम रखता है। इट मीन्स कि वो फ्रीली असेंबल हो सकता है। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। मतलब कि पब्लिक ऑर्डर के तहत। अब यहाँ पर आर्टिकल 16 ने सिंपली क्या बताया कि हर शहरी के पास हुकूक है, वो क्या कर सकता है? फ्रीली वो असेंबल हो सकता है, गैदर हो सकता है कहीं भी पब्लिकली। उसको कोई ये नहीं कह सकता यहाँ पर आप इतने लोग आपने क्यों इकट्ठा किए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताती है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हमें सिंपली ये बताती है कि हर शहरी के पास हुकूक है कि वो अपनी कोई भी लॉ फर्म बना सकता है, कोई भी एसोसिएशन बना सकता है, कोई भी जो है जर्नल बॉडी मीटिंग कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ। काइंडली माइक्स म्यूट कर लेते हैं। इम्पोज्ड बाय लॉ, इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। तो इसने हमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताया। फर्दर फिर आ जाता है आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। हर सिटीजन के पास राइट है। किस चीज़ का राइट है? कि वो कोई भी ट्रेड कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन एडॉप्ट कर सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं। आपने ये ट्रेड, आपने ये बिजनेस क्यों एडॉप्ट किया? हम एडवोकेट हैं, हमें कोई ये नहीं कह सकता आप एडवोकेट क्यों बने। अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स जो है क्या है, अगर कोई शख्स जो है कोई चीज़ सप्लाई कर रहा है तो उसको भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आगे पढ़ लें, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू सच क्वालिफिकेशन इफ एनी मे बी प्रिस्क्राइब बाय लॉ
एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू एंटर अपॉन लॉफुल प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, मतलब कि जो भी ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन आप एडॉप्ट कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए। अगर कोई शख्स नस्वार बेचता है तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है लॉ के अंदर, ठीक है। अगर कोई शख्स जो है मिसाल के तौर पे इलीगल ट्रेडिंग करता है तो वो उसके ऊपर लॉफुल क्या मौजूद है, लॉफुल रिस्ट्रिक्शन मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा फिर उसके बाद हम जो है किसकी तरफ आ जाते हैं, उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अच्छा ये फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखे हुए तो हैं, लेकिन क्या ये अडॉप्ट हो भी रहे हैं, क्या ये अडॉप्ट नहीं हो रहे हैं, ये आप खुद जो है इसके ऊपर रिसर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये कहती है कि हर शहरी के पास हुकूक है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ बोल सकता है, किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ बोल सकता है। क्या वाकई में कोई आप ऐसी जो है देख रहे हैं? खैर इसके ऊपर ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में। कहने का मकसद सिंपली इतना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ने हमें सिंपली इतना बताया कि हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के पास ये राइट है कि वो कहीं भी पब्लिकली किसी के ख़िलाफ़ बात कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा होता है कि अगर कोई शख्स किसी इदारे के ख़िलाफ़ बोलता है तो नेक्स्ट डे पे वो अवेलेबल ही नहीं होता। उसके बाद राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19A बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहता है कि आप एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान किसी भी डिपार्टमेंट के पास चले जाएं, अगर किसी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो आपको रिस्ट्रेक्ट नहीं कर सकता, वो आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए, वो आपको डिनाई नहीं कर सकता। राइट ऑफ एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट ऑफ हैव एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू रेगुलेशन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ। अगर कानून के अंदर लिखा गया है कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, इट मीन्स के वो पब्लिकली गैदर होके पब्लिक वहाँ पर जाके वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। अगर कोई डिनाई करता है, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर डिनाई करता है तो वो आपका कौन सा राइट वायलेट कर रहा है, वो आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19A वायलेट कर रहा है। अब किस तरीके से याद रखना है, आर्टिकल 10A राइट ऑफ फेयर ट्रायल, आर्टिकल 19A राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर आगे भी एक जो है ए के साथ आएगा। अब ये जो 10A है 19A है, ए क्यों लिखा गया? देखें, जब भी अमेंडेड प्रोविजंस आती हैं, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अमेंडमेंट्स आएंगी, डेफिनेटली जब 10 के बाद 11 है तो यहाँ पर 10 के बाद 10 सब क्लास ए 10 सब क्लास बी सी इस तरीके कार से अमेंडमेंट आएगी, या फिर इस तरीके से तो नहीं आ सकती। 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद 100 तो नहीं आएगा, फिर 11 नहीं आएगा, इस तरीके से इट मीन्स के सीक्वेंसली अब जब जो भी प्रोविजन ए बी सी के साथ है डेट मीन्स डेट इज अमेंडेड प्रोविजंस, ठीक है। उसके बाद आ जाए आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ प्रोसेस रिलीजन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रोसेस रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रोसेस रिलीजन, प्रोफेस रिलीजन और मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के पास एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हर शहरी के पास हुकूक है कि वो रिलीजन को प्रोफेस भी कर सकता है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी बना सकता है। बेसिकली देखा जाए तो पाकिस्तान जो है हमारे पास क्या है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एज़ पर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, एज़ पर द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना ही बनाया गया था। तो इट मीन्स के हमारा जो इस्लाम है वो ये राइट देता है कि जितने भी मज़हब हैं, जितने भी दीगर मज़ाहिब हैं, तकाबले मज़ाहिब हैं, उनके पास ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, कोई उसको रोक नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपगेट हिज रिलीजन, एवरी एवरी रिलीजियस डिमोनरेशन एंड एवरी सेक्ट शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश मेंटेन मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। यानी कि हर शहरी के पास क्या हुकूक है? अगर कोई सेक्ट है, कोई डिफरेंट सेक्ट्स हैं, इस्लाम के हैं या फिर तकाबले मज़ाहिब के हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, जैसे कि मस्जिद, मंदिर या फिर जो है चर्च वगैरह, या आप देखते हैं पब्लिकली ओपन होते हैं, लेकिन
वो जाहिर सी बात है, वो उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वहाँ पर मुस्लिम्स नहीं जा सकते, वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद आर्टिकल 21 सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब ये जो आज का हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर से आपके मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट टाइम भी यही फंडामेंटल राइट्स से 2 सवाल आए थे, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे। क्योंकि पूछा ये गया आर्टिकल 10A के अंदर जो बात लिखी गई है वो कौन सा राइट है, तो इसका आंसर क्या था, सिविल राइट। लेकिन स्टूडेंट्स ने क्या टिक किया, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट। देखिए फंडामेंटल राइट वो है, आर्टिकल 10A क्या है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन एज पर आर्टिकल क्या है, इस पर आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो क्या बात कर रहा है, वो आपने जब तक आर्टिकल रीड आउट नहीं किया होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स प्रोसीड्स टू हैव बीन प्रोपगेशन मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन अदर देन हिज ओन। मतलब कि अगर कोई शख्स क्या है, अगर कोई शख्स नॉन मुस्लिम है, माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, तो माइनॉरिटी से बिलोंग करने के बावजूद अगर कोई मस्जिद वाले आ जाएं और वो ये कहें कि आप जो है रिलीजियस टैक्सेस वगैरह पे करें, आप जो है हमें चंदा वगैरह दें, तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली वो उसके लिए लायबल नहीं है। आर्टिकल 22 क्या कहता है, सेफ गार्ड एज टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव इंस्ट्रक्शन टेक पार्ट ऑफ एन रिलीजियस सेरेमनी। मतलब कि किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप ये रिलीजियस सेरेमनी अटेंड करें। अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो डेफिनेटली वो अपने रिलीजियस के जितने भी सेरेमनीज़ हैं वहाँ पर जाएगा, मुस्लिम के पास नहीं आएगा, तो कोई उसको बाउंड नहीं कर सकता। उसके बाद आर्टिकल 23 प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी। 23 और 24 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 23 और 24 दोनों के दोनों डील करते हैं किसके साथ, प्रॉपर्टी के साथ। आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है। किस तरीके कार से, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू अक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अब आर्टिकल 23 क्या बात करता है, आर्टिकल 23 ये बात कर रहा है कि हर शहरी के पास क्या हुकूक है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी ओन करे, कोई भी प्रॉपर्टी किसी को बेच दे, डिस्पोज ऑफ कर दे, कोई भी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर दे, या फिर जो है कोई प्रॉपर्टी किसी को जो है किराए पे दे दे, उसको कोई रोक नहीं कर सकता। लेकिन फर्दर क्या लिखा हुआ है, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, कानून के मुताबिक। लेकिन फिर उसके बाद एक और लाइन भी लिखेगी, इम्पोज बाय लॉ इन पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब सिंपली इतना है कि अगर उनको कहना शोर आ रहा है, अच्छा, इसका मतलब सिंपली इतना है कि अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी अक्वायर करता है, अक्वायर करने के बाद उसमें से जो है तेल निकल आया, अब डेफिनेटली गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट उसको पे करके वो प्रॉपर्टी खुद ले सकती है। फ़ौज को वो प्रॉपर्टी पसंद आ गई तो फ़ौज भी ले सकती है, क्योंकि ये कंट्री किसका है, ये मुल्क फ़ौजियों का है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। खैर उसके बाद आ जाते हैं किसकी तरफ, उसके बाद आ जाते हैं हम आर्टिकल 24 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी के राइट्स किस तरीके से प्रोटेक्ट किए जाएंगे, कह रहे हैं कि नो पर्सन शैल बी कंपल्सरीली डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मतलब किसी भी शख्स को अपनी प्रॉपर्टी के हुकूक से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। उसकी प्रॉपर्टी के अपने राइट्स हैं। क्या राइट हैं, मैंने राइट्स बता दिए कि राइट को प्रॉपर्टी को होल्ड करे, किसी को लीज पे दे दे, किसी को मॉर्गेज कर दे, या फिर किसी से जो है किसी को वो एज अ टेनेंट रख ले, उसको कोई रोक नहीं सकता। फिर आगे आ जाएं आप किसकी तरफ, आगे आ जाएंगे आर्टिकल 25 की तरफ। आर्टिकल 25 क्या कहता है, इक्वेलिटी ऑफ सिटीजन। इक्वेलिटी ऑफ सिटीजन, इक्वेलिटी ऑफ सिटीजन आर्टिकल 25 को ज़रा गो थ्रू करें। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ। सारे के सारे शहरी क्या हैं, एक सेकेंड जी, तो उसके बाद क्या आ जाता है, राइट ऑफ सिटीजन के सारे शहरी क्या हैं, सारे के सारे शहरी इक्वल हैं इन कानून की नज़र में। मिसाल के तौर पे किसी भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये काला है गोरा है, कोई ये नहीं कह सकता ये मर्द है औरत है, इसको ज़्यादा तरजीह क्यों दी जा रही है, या फिर इसको जो है कम तरजीह क्यों दी जा रही है। आप अक्सर देखते हैं कि जितनी भी लाइंस वगैरह लगती हैं तो ये कहते हैं भाई लेडीज़ फर्स्ट।
भाई वो लेडीज़ फर्स्ट कानून के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट के वायलेशन है वो। किस तरीके कार के वायलेशन है, जहाँ पर आप देखते हैं 10 मर्द खड़े हैं तो 10 से पीछे लेडीज़ ही खड़ी हो। अगर वो लेडीज़, अगर वो फीमेल ये कहती है कि भाई मैं जितने भी जहाँ जहाँ पर कोई भी जॉब्स आएंगे वहाँ मैं पार्टिसिपेट करूँगी, तो जहाँ पर मेल्स खड़े हैं लाइन के अंदर वहाँ पर फीमेल भी 11वें नंबर पर खड़ी हो जाए। हाँ, वो आप उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो आप उसको क्या कर रहे हैं, एक जो है ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आप उसको कह देते हैं कि भाई ठीक है आप चली जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 25 के अंदर ये लिखा है कि सारे के सारे सिटीजन्स इक्वल हैं बिफोर लॉ। उसके बाद आर्टिकल 25A राइट ऑफ एजुकेशन। 25A क्या कहता है, राइट ऑफ एजुकेशन। राइट ऑफ एजुकेशन क्या कहता है कि क्या कितनी एजुकेशन दी जाएगी, ये सवाल आ चुका है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल सिटीजन्स of the age of 16 years of such manner as may be determined by law। 5 एज ऑफ 5 to 16 years मतलब कि 5 से लेके 16 साल तक ईयर्स। ये सवाल 7 जनवरी वाला जो टेस्ट था उसके अंदर ये आया था। अक्सर स्टूडेंट्स गलत करके आए थे, तो किसी ने मास्टर्स पे किया, कि कोई मास्टर्स समझ गया, कोई बैचलर समझ गया कि 5 साल से लेके 16 साल तक, इट मीन्स कि कितने हो गए मेट्रिकुलेशन, कि मैट्रिक तक की जो भी आपकी एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसके बाद 26 क्या कहता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस। 26 नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, कोई ये नहीं कहेगा कि ये फीमेल की प्लेसेस है, कोई ये नहीं कहेगा यहाँ पर सिर्फ जो है पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही जा सकते हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि भाई यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम जा सकते हैं। तो इट मीन्स कि जितने भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं, अगर कोई पब्लिक प्लेस है वहाँ पर सारे के सारे जा सकते हैं, किसी को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ प्लेस पब्लिक इंटेंडेड टू रिलीजियस पर्पस ओनली शैल नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन्स, नथिंग इन क्लास शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये आर्टिकल जब अक्सर स्टूडेंट्स ने देखा तो वो क्या, उन्होंने क्या किया, गर्ल्स कॉलेज में चले गए। अब गर्ल्स कॉलेज के अंदर तो गर्ल्स आ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। गर्ल्स पार्क्स बन गए तो वो गर्ल्स पार्क के अंदर उन्होंने फैमिली पार्क्स के अंदर जाने की कोशिश की। आगे की लाइन पढ़ें, सब क्लास 2 पढ़ें, क्या लिखा हुआ है कि वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए सेपरेट इंस्टीट्यूशन, सेपरेट पार्क्स, सेपरेट पब्लिक जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर आप नहीं जा सकते। उसके बाद आ जाता है कि भाई 28 प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज प्रिस्क्रिप्ट कल्चर। 28 लैंग्वेज और कल्चर। मिसाल के तौर पे मैं सिंधी टोपी पहनता हूँ, मैं अजरक पहन लेता हूँ, और मैं कहाँ पर ये पहनता हूँ, KPK के अंदर जाके, तो वो ये नहीं कह सकते ये KPK है, यहाँ पर ये चीज़ अलो नहीं है। पाकिस्तान एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान में ये कल्चर कहीं भी जाके अडॉप्ट कर सकता हूँ। मुझे सिंधी आती है तो मैं वहाँ पर जाके सिंधी बोल सकता हूँ। मुझे पश्तो आती है तो मैं सिंध में आकर भी पश्तो बोल सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो डिफरेंट कल्चर्स की बुनियाद पे अक्सर आप देखते हैं कि फेवरेटिज्म मिलता है, अक्सर आप देखते हैं कि लोगों को जो है कोई पूछता नहीं है डिफरेंट कल्चर की वजह से। तो ये वायलेशन है किसकी, आर्टिकल 28 की। ये हमारे हो गए फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर, जो कि आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक था। अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका आर्टिकल 10A से, या फिर जो फ्रीडम्स हैं, ये सारे के सारे फ्रीडम्स से यहाँ से सवाल आ जाता है, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 29 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी क्या है, किस तरीके कार से की बनाई जाती है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 29 क्या बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के बारे में क्या बता रहा है, द प्रिंसिपल्स सेट आउट चैप्टर शल बी नॉन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच ऑर्गन अथॉरिटी ऑफ स्टेट of each person performing functions on behalf of the organ of the state and accordance principles relate to the functions of organ authority। मतलब कि पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, प्रिंसिपल्स बनाए जाएंगे, किसके लिए, कि पर्टिकुलर जितने भी हमारे पास इदारे हैं वो इदारे इस तरीके कार से परफॉर्म करेंगे। आर्टिकल 30 क्या बात करता है, आर्टिकल 30 बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाई जाएंगी एज पर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी? द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिसाइडिंग वेदर एनी एक्शन organ authority of the state person performing functions on the behalf of organ state and government principles of policy date of the organ or authority of the state or of the person concerned। मतलब कि क्या कोई शख्स किसी के बिहाफ पे कोई एक्ट अपॉन कर सकता है, नहीं कर सकता? क्या कोई शख्स एक अथॉरिटी यूज़ कर सकता है, नहीं कर सकता? एक डेजिग्नेशन पे बैठा है तो वो सुपीरियर हो सकता है, क्या वो उसके जितने भी लोअर स्टाफ है उसकी जगह पे परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता? इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट आपको सहूलियात देगी कि आप इस्लामिक वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करें। उसके बाद आर्टिकल 32 क्या बात करता है? आर्टिकल 32 प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो गवर्नमेंट जो आप देखते हैं कि सिंध के अंदर सिंध लोकल गवर्नमेंट है, तो लोकल गवर्नमेंट जितने भी उसको क्या किया जाएगा? उसको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद अदर सिमिलर प्रेजुडाइज टू डिस्करेज द स्टेट शैल डिस्करेज रेडिकल ट्राइबल प्रोविंशियल प्रेजुडाइज अमंग द सिटीजन्स। मतलब जितने भी ये तजाद वगैरह होते हैं, जितने भी ये मामला, जितने भी ये झगड़े वगैरह सेक्ट्स की बुनियाद पर, इनको जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के तहत उनको क्या किया जाएगा? उनको डिस्करेज किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, कौन सा है? 35 और 36। 35 और 36 क्या बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ फैमिलीज़, फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करना, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना। मतलब कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माइनॉरिटीज़ जितनी भी हैं उनको प्रोटेक्शन दिलवाएगी, फैमिलीज़ जितनी भी जिन जिन की फैमिलीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन दिलवाएगी। उसके बाद प्रोमोशन ऑफ सोशल जस्टिस और सोशल इविल्स, जितने भी सोशल इविल्स हैं समाज के अंदर, जितने भी इविल्स हैं आप देख रहे हैं हम अपने माशरे के अंदर, अपने इर्द गिर्द, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे बचने के लिए जो गवर्नमेंट है वो नेसेसरी स्टेप्स लेगी। उसके बाद प्रोमोशन इज टू सोशल इकोनॉमिकल वेल बीइंग ऑफ द पीपल, सोशल और इकोनॉमिकल वेल बीइंग ऑफ पीपल के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट नेसेसरी स्टेप लेगी। सोशल और इकोनॉमिकल वेल बीइंग, ठीक है। फर्दर फिर आ जाता है पार्टिसिपेशन पब्लिक आर्म्ड फोर्सेस, पार्टिसिपेशन इन आर्म्ड फोर्सेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपने माशरे के अंदर अपने इर्द गिर्द ये देखते हैं कि कुछ कहीं कहीं ऐसी भी जो है सीट्स अवेलेबल होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वही कर सकते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर नेवी हो गई या फिर फ़ौज हो गई या फिर कोई भी जो आप देखते हैं जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके अंदर जितने भी मेल हैं, फीमेल हैं, तो उसको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई आप मेल है तो आप यहाँ कर सकते हैं, फीमेल है तो यहाँ नहीं कर सकती। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, पार्टिसिपेशन वो कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। फर्दर स्ट्रेटजीज बॉन्ड मुस्लिम्स वर्ल्ड इंटरनेशनल पीस। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है कि बॉन्ड्स बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ आपकी बॉन्डिंग होगी। क्या होगी? मुस्लिम वर्ल्ड के साथ आपकी बॉन्डिंग होगी। कि पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा कि पाकिस्तान डिफरेंट जितने भी हमारे पास अदर मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ जो है उनके साथ मीटिंग्स वगैरह अरेंज करेगा, उनके साथ अपनी बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है, और प्रमोट करेगा इंटरनेशनल पीस को। ये हो गया आपका आर्टिकल 40। इट मीन्स कि आज हमने क्या डिस्कस किया? आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 40 तक, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स भी डिस्कस कर लिए और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी भी डिस्कस कर लिए। ये दो हमने जो है सब चैप्टर्स डिस्कस कर लिए, ठीक है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है जो समझ में अभी तक नहीं आया, या फिर ऐसा लगता है कि सर यहाँ पर ये आपने छोड़ दिया, ये आपने स्किप कर दिया, अगर मैंने कोई सब क्लास स्किप किया भी है उसका रीज़न यही है सिंपली कि वो सब क्लास इंपॉर्टेंट नहीं था, वो रिपीट नहीं हुआ कभी भी, ठीक है, इसलिए मैंने स्किप किया। अदरवाइज़ जितने भी आर्टिकल्स मैंने अभी डिस्कस किए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपने स्किप नहीं करना है। एटलीस्ट 2 टाइम्स बैरक रीडिंग करनी है, उसके बाद आपने लेक्चर
सुन लेना है। अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, डेट्स ऑल। फर्दर जितने भी क्यूरीज़ और क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट में या फिर जो है मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा।